एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। वहीं से आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो जनसंख्या का बसाव है, जो घनत्व है, वो विषमता लिए हुए है। जैसा कि हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि विश्व के इन समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों के समीप, इसके अलावा आपके समतल मैदानी प्रदेशों के मध्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्व के 3 महाजनसमूह क्षेत्र हैं, जिसमें एक आपका आता है एशिया का पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। दूसरा आपका आता है यूरोप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा आपका आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो आपके ये यूएस से लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये संसार के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके साइबेरियाई प्रदेश, ग्रीनलैंड प्रदेश, अंटार्कटिका, इसके अलावा सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र जो आपके अफ्रीका क्षेत्र में है, कालारी मरुस्थलीय क्षेत्र और आपके मंगोलिया क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम लोग निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे कि संसार के कुछ देशों में, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का सघन बसाव है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में लोग कम पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अर्थात कुछ ऐसे कारक होते हैं जो मानव के बसाव को नियंत्रित करते हैं। अतः जनसंख्या की उपलब्धता और उसके जमाव को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि संसार के कुछ क्षेत्रों में जहाँ लोगों का जमाव अधिक पाया जाता है और कुछ क्षेत्र जहाँ लोगों का जमाव कम पाया जाता है, इसके पीछे कुछ कारक हैं जो मानव के बसाव को या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना आता है भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक कारक। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। चौथा पॉइंट आता है सरकारी नीतियाँ। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के जो बसाव है उसको प्रभावित या बसाव को नियंत्रित करने वाले निम्न कारक हैं। फर्स्ट पॉइंट भौतिक कारक। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति। प्यारे बच्चों, विश्व के जनसंख्या के बसाव को या मानव के बसाव को प्रभावित करने वाला स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, समतल मैदानी प्रदेश और मंद ढाल वाले प्रदेशों में मानव अधिक रूप से रहना पसंद करता है। इसके विपरीत ऊबड़ खाबड़, तीव्र ढाल वाले और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत परिवहन की सुविधा के बाधक होने के कारण अपेक्षाकृत कम लोग रहना पसंद करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपके रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय
आदि इन पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान की वजह से परिवहन के मार्गों को अवरुद्ध या अवरोधक होने के कारण, क्योंकि ये क्षेत्र वास्तव में औद्योगिक विकास की दृष्टि से, परिवहन के विकास की दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं स्थिति। सेकंड पॉइंट अपना आता है जल की उपलब्धता। जैसा कि आप जानते हैं, जल मानव की जैविक आवश्यकता होती है और जल का उपयोग वह अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ साथ वह विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं और अन्य क्रियाओं में भी करता है। इसलिए हम जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में, संसार के ऐसे भागों में, ऐसे क्षेत्रों में, उन स्थानों पर जहाँ स्वच्छ जल की उपलब्धता या स्वच्छ जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती है, वहाँ अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि संसार की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। इसका मूल कारण है कि इन तटवर्ती क्षेत्रों में नंबर 1 तो सम जलवायु पाई जाती है और सेकंड पॉइंट जल की उपलब्धता पाई जाती है। चीन के हांगोर यांगटीसी कियांग जो नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं वो भी स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण ही बसे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से भारत में जो आपका सिंधु गंगा मैदानी जो क्षेत्र है, जो संसार का महत्वपूर्ण मैदानी प्रदेश माना जाता है, ये सघन रूप से बसे हुए हैं। यही वजह है कि संसार की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन मानव सभ्यताओं का विकास भी, उनकी उत्पत्ति भी इन्हीं नदी घाटियों के किनारे पर संपन्न हुई है। अगला पॉइंट आता है जलवायु। प्यारे बच्चों, मानव के बसाव को, मानव की आर्थिक क्रियाओं को, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाला जलवायु महत्वपूर्ण कारक है। अति शीत, अति उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र मानव के बसाव के लिए अनुपयुक्त होते हैं। इसके विपरीत सम जलवायु वाले क्षेत्र मानव के बसाव के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यही वजह है कि आपके जो यूरोपीय भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र वास्तव में सुखद जलवायु के कारण संसार में सघन रूप से बसे हुए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मृदाएं। देखिए बच्चों, मृदा कृषि तथा कृषि से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। इसीलिए संसार के जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र या जिन देशों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ऐसे देश मुख्य रूप से उपजाऊ मृदा के कारण सघन बसे हुए होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका आर्थिक कारक। प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रियाएं भी मानव के बसाव को, जनसंख्या के घनत्व को नियंत्रित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। इसमें आपके 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है खनिज, सेकंड पॉइंट नगरीकरण और तीसरा पॉइंट आपका आता है औद्योगिकरण। खनिजों की बात अगर अपन करते हैं तो देखिए, खनिज निक्षेपित क्षेत्र उद्योगों के आधार होते हैं और इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण और खनिजों की उपलब्धता के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अक्सर अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास होता है। इसीलिए ऐसे खनिज निक्षेपित क्षेत्र संसार में अनुपयुक्त जलवायु के होते हुए भी अधिक रूप से बसे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो कटंगा क्षेत्र है, हालांकि यहाँ पर अनुपयुक्त जलवायु है
लेकिन फिर भी इस भाग में एकमात्र तांबा पेटी श्रृंखला होने के कारण, तांबा पेटी क्षेत्र होने के कारण ये भाग सघन रूप से बसा हुआ है। सेकंड पॉइंट, नगरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन करने की जो प्रवृत्ति है वो ग्रामीण नगरीकरण कहलाती है। नगरों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के बेहतर अवसर, यातायात, परिवहन आदि सुविधाओं के कारण, इसके अलावा औद्योगिक रोजगार के आकर्षण के कारण, नगरीय चकाचौंध के कारण अधिकांशतः जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें गांवों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हम कल बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, आपका जो सिंगापुर है जिसमें 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है, तो इसका मेन कारण है कि ये वो शहरी क्षेत्र है जिसकी चकाचौंध दूसरे क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। औद्योगिकरण, देखिए बच्चों, न केवल उद्योग अपितु इन उद्योगों के अलावा इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले कुशल और अर्धकुशल श्रमिक ही आते हैं, अपितु इन लोगों को अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले जैसे दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, बैंक कर्मी हैं, इसके अलावा सब्जी विक्रेता है, परिवहन चालक हैं, परिवहन सेवाएं हैं, डाक सेवाएं हैं आदि सेवा कर्मी भी इन क्षेत्रों में आकर के बस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र है, ये जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र इसी औद्योगिकरण की प्रवृत्ति के कारण, इस क्षेत्र में जापान के अधिकांश उद्योग बसे हुए हैं और इन्हीं उद्योगों की प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर के बस गए हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ धार्मिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक रीति रिवाजें भी मानव को, लोगों को प्रभावित करती हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण मानव एक स्थान से एक क्षेत्र विशेष में जाकर रहने लगता है और इसी प्रकार से आपका है सरकारी नीति। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं, वो भी संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के बसाव को, उसके जमाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होती है। जैसे सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने के लिए या भीड़भाड़ वाले स्थानों में चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार से संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का रूपांतरण होता रहता है और इसीलिए जनसंख्या का जो घनत्व है उसमें विषमताएं देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन्हें समझाइए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आपका आता है घनत्व के बाद जनसंख्या वृद्धि। देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि को हम जनसंख्या परिवर्तन के नाम से भी जान सकते हैं। क्या होता है जनसंख्या वृद्धि? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय अवधि में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कोई एक निश्चित क्षेत्र है और उस निश्चित क्षेत्र में भौगोलिक इकाई क्षेत्र, कोई शहर हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई महाद्वीप हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है। उस क्षेत्र के जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन देखा जा रहा है
उस परिवर्तन को ही हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतराल के मध्य निवास करने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन कहलाता है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि मानो कोई कैप प्रदेश है और उस कैप प्रदेश की जनसंख्या मानो 2001 के अनुसार 100 करोड़ है और उसके बाद 2011 के अनुसार उस प्रदेश की जनसंख्या हो जाती है 121 करोड़। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2001 और 2011 की तुलना में 2011 की जो जनसंख्या बढ़ी है वो लगभग कितनी बढ़ी है, 21 करोड़। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या में परिवर्तन हमने देखा है, उस क्षेत्र में जो लोगों की संख्या है उसमें जो परिवर्तन हमने देखा है वही परिवर्तन आपका कहलाता है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन। अब इसमें ये कह रहा है कि होने वाला परिवर्तन, देखिए उस प्रदेश की जनसंख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है और उस प्रदेश की जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। इस प्रकार से जनसंख्या परिवर्तन को हम 2 रूपों में देख सकते हैं, एक होता है धनात्मक परिवर्तन और एक होता है ऋणात्मक जनसंख्या परिवर्तन। सबसे पहले धनात्मक परिवर्तन की बात हम करते हैं तो किसी भौगोलिक इकाई क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि, और निश्चित समय अवधि कितनी मानी गई है, 10 वर्षों में निवास करने वाले लोगों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है बढ़ोतरी कि एक भौगोलिक इकाई क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि का मतलब होता है लगभग 10 वर्ष। उस 10 वर्षों में उस प्रदेश की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बढ़ोतरी कौन सा परिवर्तन है, धनात्मक। और यदि उस भौगोलिक इकाई क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाली कमी, ये आपका कहलाता है जनसंख्या का ऋणात्मक परिवर्तन। अतः जनसंख्या वृद्धि को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे वर्तमान दशक की जनसंख्या माइनस विगत दशक की जनसंख्या, कि वर्तमान दशक जैसे अपन ने बात करी 2011 और विगत वर्ष 2001, तो 2011 की जनसंख्या जो है उसमें से हम घटा देते हैं 2001 की जनसंख्या। तो इस प्रकार से जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या वृद्धि को हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या वृद्धि दर को हम निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है। पीजी का मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, बराबर होता है P1 माइनस P0 बटे P0 गुणा 100। अर्थात इसको अगर अपना एक्सप्लेन करें तो आप देख सकते हैं Pg का मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थात जनसंख्या वृद्धि। P1 का मतलब होता है वर्तमान वर्ष की कुल जनसंख्या और P0 का मतलब है विगत वर्ष की कुल जनसंख्या और गुणा 100 का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम उसको प्रतिशत में देखते हैं और प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे अपन कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या वृद्धि दर को इस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रतिरूप के बारे में। धन्यवाद।